जय हिंद। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, या फिर इसको हिंदी से बोलते हैं संविधान का मूल ढांचा। ये जो टॉपिक है ना, ये जो पॉइंट है, या ये बोल सकती है, ये जो वर्ड है ना, ये कैसे आया, क्यों आया, ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है और आर्टिकल 368 क्या है, क्योंकि यही दोनों के बीच ये फाइट चलने वाली गवर्नमेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में, यानी कार्यपालिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून ऐसा नहीं ला सकती है जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ठीक है, क्या बोलता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं ला सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता हो। आर्टिकल 368 क्या बोलता है, ये बात करता है कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि संविधान का वो संशोधन कर सकता है, यानी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। ठीक है, अब फाइट कैसे होगी हम लोग जाते हैं, इससे थोड़ा बैकग्राउंड चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ ना 1951 में हुआ। ठीक है, और 1951 में सबसे पहला केस आता है शंकरी प्रसाद केस। लेकिन वो क्यों आता है, इसके आने के पीछे रीज़न क्या था वो समझेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि जब ज़मींदारी सिस्टम हटा, ठीक है, तो जब हटा तो उस टाइम में किसी लोग के पास इतना ज़मीन था कि सरकार को उससे मांगना पड़ता। यानी किसी के पास अगर 100 बीघा ज़मीन है तो किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 1000 बीघा है। तो सरकार ये सोची कि रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब इसको डेवलप करने के लिए, या फिर सरकार को कहीं नीड होती है ऑफिशियल अपना ऑफिस खोलने के लिए, या फिर हाईवे बनाने के लिए, तो सरकार को यहाँ पर ज़मीन चाहिए। अब सरकार ज़मीन किससे लेगी? लोग से लेगी, जिनके पास ज़मीन है ज़्यादा, उन्हीं से लेगी। अब इसके लिए सरकार एक कमेटी बनाती है, जिस कमेटी का नाम होता है अग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी, जिसके चेयरमैन होते हैं जी.सी. कुमारप्पा। ये जो कमेटी बनाई जाती है ना, ये कमेटी बनाने के पीछे रीज़न ये होता है कि जिसके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उस लैंड को थोड़ा सा सरकार अपने में ले लेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा जो मूल अधिकार है, पहले 7 था, अभी 6 है। तो जो 7वां जो था ना, आर्टिकल 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि हम लोगों के पास संपत्ति का भी अधिकार था, सरकार इसको नहीं छीन सकती है। एक सवाल ये उठता होगा कि संपत्ति का जो अधिकार है, मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, मूल अधिकार होने के पीछे क्या ऐसा कंडीशन है कि वो मूल अधिकार हम लोग का है? तो इसके पीछे रीज़न ये होता है, इसके पीछे क्राइटेरिया ये होता है कि सरकार ना उसको छीन सकती है, ना कोई पब्लिक हमसे छीन सकती है। तो वैसे अधिकारों को बोलते हैं मूल अधिकार। तो उस वक्त राइट टू जो प्रॉपर्टी था, यानी संपत्ति का जो अधिकार था, वो हम लोग का मूल अधिकार था। ठीक है, अब जब सरकार यहाँ पर छीनना चाह रही थी, किसके तहत? एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या बोले थे, अग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी। अग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी जब बनाई गई थी तो सरकार यहाँ पर ये सोची, अगर ये हम लोग इस तरीके से हम लोग पार्लियामेंट में हम लोग संशोधन करेंगे। 1951 में जब सबसे पहला एक अनुसूची जोड़ा गया था 9th, ठीक है, और उसके तहत जो है ना, सरकार जब जो इंसान के पास ज़मीन ज़्यादा था उससे छीनना चाह रही थी, कानून बना के ही सही, तो यहाँ पर जो है ना एक पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। पिटीशन ये था कि जब राइट टू प्रॉपर्टी है, जो राइट टू जो संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार है, तो सरकार इसको छीन कैसे सकती है? तो एक केस उसी वक्त फाइल किया गया। उस केस का नाम क्या था? उस केस का नाम था, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहले गया था, उस केस का नाम था, जस्ट अ सेकेंड, यस, शंकरी प्रसाद केस 1951, जो कि 1951 में आया था। किसी ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जब संपत्ति का अधिकार, जब हमारा मूल अधिकार है, इसको सरकार छीन कैसे सकती है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए 1951 में नेहरू जी उसमें जिंदा थे। ठीक है, और वहाँ पर उस वक्त जो जुडिशरी थी, जो न्यायपालिका थी, वो उस वक्त जो कार्यपालिका यानी कि नेहरू जी जो वहाँ पर कार्यपालिका में जो बैठे हुए थे, उनसे डरती थी। क्यों? रीज़न ये था क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो संविधान, जो स्वतंत्रता जो बोल सकते हैं हम लोग कि देश को आज़ाद करवाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है, अभी भी मान के चलते एग्जाम्पल मान के चलिए कि कपिल देव या धोनी जो है वर्ल्ड कप जिताए, ठीक है, उनका बात को रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। तो उसी तरह एक रोब था, एक नेहरू जी का रोब था कि हाँ, मेरे आगे कोई कानून नहीं चलने वाला है, कोई न्यायपालिका का नहीं चलने वाला है। ठीक है, जब ये सब कुछ चल रहा था ना, तो आपको मालूम चलता है कि शंकरी प्रसाद जो केस है ना, जब यहाँ पिटीशन फाइल किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है हमारा मूल अधिकार है, लेकिन सरकार इसको छीन रही है,
तो यहाँ पर जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, बिल्कुल सरकार के पक्ष में वो यहाँ पर जजमेंट देती है। क्या जजमेंट होता है? शंकरी प्रसाद केस में जजमेंट ये होता है कि यस, जो आर्टिकल 13 है ना, क्या बताया गया था कि आर्टिकल 13 वो कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो सरकार किसी के मूल अधिकारों को छीनती हो। अब यहाँ पर सरकार, जुडिशरी ये बोलती है कि सही है, लेकिन यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जो सांसद है, वो संविधान को संशोधन करके कोई कानून लाती है तो वो कानून इसमें इंक्लूड नहीं है। अब ध्यान समझिए, जो आर्टिकल 13 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 13 है उसमें कानून का जो बात किया गया है, जो कानून बना के जो संविधान, जो मूल अधिकार को छीना जाता है, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी कानून है, एक सिंपल कानून है, ठीक है, जो बिल पास किया, एक्ट बना, वो कानून है। अगर संविधान को संशोधन करके जो कानून बनता है, संविधान को संशोधन करके जो कानून बनता है, वो कानून इसमें नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब ये केस हुआ उसके जस्ट बाद सज्जन सिंह केस फिर फाइल होता है। सज्जन सिंह केस जब फाइल होता है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि ठीक है, अब यहाँ पर सरकार जो है ना, अनुसूची 9 जो है ना वो ला चुकी थी। अनुसूची 9 में ये बोला गया था कि जब भी कोई सरकार पार्लियामेंट के थ्रू से कोई भी कानून पास करती है और अनुसूची 9 में अगर डाल देती है उस कानून को, तो वो जुडिशरी उसको टच भी नहीं कर सकती है, कोई उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, सरकार बोली, जुडिशरी, सरकार यहाँ पे एग्री हो जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फिर से पिटीशन फाइल किया था, जिस पिटीशन का नाम होता है सज्जन सिंह केस वर्सेस, बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान के थे तो उन्होंने एक केस फिर से फाइल किया कि जब राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है, हटाया नहीं गया था। यहाँ पर सिंपल ये बोला गया था कि सरकार अगर चाहेगी तो आपका जो संपत्ति का जो अधिकार वो छीन सकती है। ठीक है, ठीक है। सज्जन सिंह केस में क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना 5-3 से, ठीक है, 5 जजेस का बेंच था यहाँ पर, उसमें 3 जजेस का जो जजमेंट है ना वो ये आया कि हाँ ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो छीना जा सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है और पार्लियामेंट इसको छीन सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 3-2 से यहाँ पर केस का जजमेंट आया था। तो यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो केस है ना बड़ा बेंच को दिया जाए। अब जब यहाँ पर केस 5 जजों का बेंच है तो 5 जज यहाँ पर नहीं ले सकती है इस केस को, अब इससे बड़ी बेंच ही होगी। जब ये बड़ी बेंच गया ना तो 11 जजों का बेंच था, 11 जजों का, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, तो 11 जजों का बेंच था। जब 11 जजों के पास जब बेंच गया तो उस केस का नाम क्या था, उस केस में का नाम था गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ जब केस आया ना तो आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम था ये 1967 का वो टाइम था। आपको मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी यहाँ पर नहीं थे। नेहरू जी का जो डेथ है ना, जस्ट ए सेकेंड, उनका 1964 में हो चुका था, मई 1964। ठीक है, जब मई 1964 में हो चुका था तो यहाँ पर जुडिशरी यहाँ पर अपने आप को एसर्ट कर रही थी। ठीक है, दिखा रही थी कि देखो भाई, जिनका रोब चल रहा था वो तो चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा राज चलेगा। यानी कि जो संविधान में जो लिखा हुआ है, आर्टिकल जो 50 है, आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 55 जो 50, वो ये बात करता है कि जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, दोनों के बीच में पावर का सेपरेशन होना चाहिए। दोनों का जो पावर है ना, दोनों का पावर अलग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये 1967 से पहले चल रहा था, यानी कि आर्टिकल 50 का उल्लंघन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी जो है अपना पावर यहाँ पर दिखाती है। क्या दिखाती है? इससे पहले जो सज्जन सिंह केस था या फिर इससे पहले जो शंकरी प्रसाद केस था, उन्होंने ये जजमेंट किया कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो छीना जा सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और पार्लियामेंट अगर संविधान का संशोधन करता है तो वो छीन सकती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट गोलकनाथ केस में क्या होता है कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, वो ये कहती है कि यहाँ पर जो है ना जो आर्टिकल 13 है वो क्या बोल रहा था कि जो कानून जो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करती हो, ऐसे कानून को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे कानून, संविधान को जो संशोधन करके वो कानून जो लाया जाता है वो कानून इसमें नहीं आता है। संविधान को संशोधन करके जो कानून बनाया गया वो आर्टिकल 13 में नहीं आता है। अब गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि संविधान को संशोधन करके भी जो कानून बनाया जाता है वो भी कानून आर्टिकल 13 में आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, ये टॉपिक बहुत टफ है, मतलब बहुत पेचीदा है। ठीक है, लेकिन हम इसको चाह रहे हैं कि इसको बहुत आसान सिंपल भाषा में समझाते हुए हम इसको आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर गोलकनाथ केस में जस्ट उल्टा जजमेंट आया है कि यहाँ पर संविधान जो है ना, संविधान जो पार्लियामेंट है, अगर वो कानून बनाती है संविधान को संशोधन करके, वो कानून भी आर्टिकल 13 में आएगा, अनुच्छेद 13 में। अब यहाँ पर जब ये जजमेंट आया ना, तो जजमेंट आने के बाद यहाँ पर उस वक्त
उस वक्त 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार बस जस्ट बनने वाली थी, ठीक है, वो 70s में आ जाती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जब ये जजमेंट आया, ठीक है, उसके जस्ट कुछ मंथ कुछ ईयर बाद 24th जो 24वां संविधान का संशोधन होता है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है, आपको मालूम है कि जब ये जजमेंट आया ना, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि अगर ऐसे कुछ हो, अगर वो कानून जो संविधान को संशोधन करके भी जो लाया गया है, ऐसे कानून में अगर आर्टिकल 13 में आएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। तब तो हम लोग राइट टू जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति का जो अधिकार है, उसको हम लोग अबोलिश नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने एक खेल खेली। क्या खेली? तो जो आर्टिकल 13 है और जो आर्टिकल 368 है, जिसके लिए यहाँ पर घमासान हो रहा था, उसी को बदल दी। क्या बदल दी? उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 368 में बदलाव क्या किया, उसमें क्लॉज 3 को जोड़ा गया, ठीक है, और आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 को जोड़ा गया, ठीक है। जो आर्टिकल 368 है ना, जो संविधान को संशोधन करती है, पार्लियामेंट पास ये पावर है, तो उसमें क्लॉज 3 में ये बोला गया कि संविधान के पास सांसद के पास इतनी पावर है कि वो कुछ संविधान को संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को भी छीन सकती है। क्या बोला? कि संविधान को संशोधन करके वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों को वो छीन सकती है, ठीक है। और जस्ट उसके बाद आर्टिकल 13 में क्या बदलाव किया कि जो कानून जो बनेगा संविधान को संशोधन करके, वो आर्टिकल 13 में नहीं आएगा। क्या? वो आर्टिकल 13 में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इससे पहले जितना भी खिचड़ी पक रहा था, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट बिल्कुल चेंज हो जाता है। आर्टिकल 368 में बदलाव कर दिया जाता है, आर्टिकल 13 में बदलाव कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जुडिशरी और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि सरकार के बीच और जुडिशरी के बीच यहाँ पर घमासान और तेज हो जाता है। इसके बाद ही आता है एक निर्णायक केस, जिसका नाम है केशव नंदा भारती केस। जब केशव नंदा भारती केस आता है ना, उसमें क्या बोला जाता है? उसमें ये बोला जाता है, इसमें बिल्कुल जजमेंट जो है ना बैलेंस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक सस्पेंस होता है, वो सस्पेंस आज तक भी सस्पेंस है। वो सस्पेंस क्या हम बात करेंगे, लेकिन केशव नंदा भारती केस में ये बोला जाता है, जो कि 1973 में आता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये केस कब आता है। ये देखिए, अगर ये आपको समझ में आ जाता है ना पूरा कहानी, यहाँ से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत पढ़ लिए, थोड़ा समझ भी लेते हैं, ठीक है। पढ़ना तो है ही, समझ लेंगे तो वो अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो केशव नंदा जो भारतीय केस था 1973 में आता है, इन्होंने जजमेंट बिल्कुल हट के दिया। हट के क्या था? इन्होंने सरकार की तरफ से भी एक पॉइंट रख दिया कि हाँ चलो भाई, आपका बात हम मान लेंगे कि संविधान के पास, सांसद के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। यानी कि सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छीन सकती है। सरकार फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर छीन नहीं सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इंदिरा गांधी ने पूछा, ठीक है भैया ये बताओ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, उन्होंने उनसे भी पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है। तो उन्होंने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं छीन सकते। तो बोला भाई समझ में नहीं आया, क्या बात तुम बोल रहे भाई, क्या मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छीन सकते, फंडामेंटल राइट को छीन सकते हो? बोले हाँ यही है, यही कहानी है, बेसिक स्ट्रक्चर को छीन नहीं सकते। तो बोला भाई बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? बोले ये तो अभी हम नहीं बताएंगे, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताएंगे। ये रियल बात है भाई, मजाक नहीं हो रहा है, ये रियल बात है। बोला अच्छा ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। सरकार खुश इस बात की थी, इसलिए थी कि सरकार के पास ये राइट है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का, उसमें बदलाव करने का, उसको छीनने का, ठीक है। लेकिन सरकार यहाँ पर दिमाग नहीं लगाई कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया, क्यों लाया गया है, कुछ तो सोच के लाया गया होगा। सरकार यहाँ कुछ सोची नहीं, कुछ भी नहीं सोची, सरकार आगे बढ़ गई। अब यहाँ पर ये होता है, जब केशव नंदा भारती केस आता है ना, इसके जस्ट बाद एक केस आता है, यहाँ एक अमेंडमेंट होता है, ठीक है। वो अमेंडमेंट किस बात का होता है? अमेंडमेंट होता है जो 39th अमेंडमेंट है, यानी 39वां जो संशोधन है वो आता है। क्यों आता है? देखिए आपको इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये आता है ना, उसके जस्ट एक दिन पहले, जैसे ये जिस दिन आया उसके एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आने वाला था, आता उसके एक दिन पहले, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कि उस वक्त इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके ऊपर धांधलीबाजी की थोड़ा सा केस चल रहा था कि वो इलेक्शन में कुछ धांधलीबाजी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट वहाँ देने वाली थी, और उसके एक दिन पहले बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आज देने वाली, उसके पहले ये संविधान का संशोधन लाया गया 39वां। तो जो संशोधन लाया गया उसके एक दिन पहले जब सरकार ये सोची
कि आपके ऊपर धांधलीबाजी का केस चल रहा है और आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब सरकार यहाँ पर चिंतित, 6 साल केस नहीं लड़ेगी इंदिरा गांधी तो दिक्कत हो जाएगा। सरकार एक दिन पहले 39वां संशोधन लेके आई। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया, बोला रुको सुप्रीम कोर्ट अब तुमको सबक सिखाते हैं। इसमें ये बोला गया कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो स्पीकर है लोकसभा का, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अगर इसके इलेक्शन में कोई भी धांधलीबाजी होता है या कुछ भी होता है, कुछ डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगले दिन आने वाला था जजमेंट किस चीज़ का कि जो इंदिरा गांधी सरकार है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। अब उसके पहले सरकार संशोधन लेके आगे 39वां, उसमें ये बोला गया कि जो सरकार है, जो पीएम है, जो प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, उसको उसमें जो डिस्प्यूट होता है, उसमें जो धांधलीबाजी है, कुछ भी होता है, कुछ लड़ाई हुआ, कुछ बीच में नोक झोंक हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यहाँ पर ये बोला गया। अब बताइए, जब ये हुआ और आज तक ये पेंडिंग है, जब ये लाया गया ना संशोधन, अब सरकार तो यहाँ बच गई। सरकार ने यहाँ ये बोला भाई यहाँ पर जब संविधान संशोधन करके जब ये लाया गया है कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप 6 साल के लिए कैसे भाई हमको मेरा इलेक्शन जो को खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलो बात यहाँ पर निपट गई, ठीक है। सरकार भी यहाँ पर जो जुडिशरी वहाँ भी यहाँ कुछ नहीं कर सकी। अब इसके बाद फिर क्या होता है, जब 42वां संशोधन आता है, आपको मालूम होना चाहिए जो 42वां संशोधन है ना, ये आता है जब इमरजेंसी लगाया गया था उसी बीच में आता है। और इसमें जो है ना, इसमें ही 3 वर्ड ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। कौन सा? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन ये उसको बाद में, ये किसी बात का टॉपिक है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो 42वां संशोधन है ना, इसमें ये बताया गया 42वें वाले में कि जो सरकार जो है ना अमेंड, इसमें ये बोला गया कि जो सरकार जो है ना संविधान को संशोधन जो करती है आर्टिकल 368 का यूज करके, उस आर्टिकल का यूज करते हुए इसमें इतना पार्लियामेंट पास इतना पावर है कि वो कोई भी चीज़ को अमेंड कर सकती है। यानी कि सरकार या संसद के पास अमेंड संशोधन करने की पावर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वर्ड को याद रखिएगा, असीमित है, इसमें ये बोला गया। अब यहाँ पर ये बोला गया कि भाई यहाँ और एक चीज़ यहाँ जोड़ा गया था, आर्टिकल 31C को भी जोड़ा गया था, जिसमें बात ये करता है कि अगर सरकार DPSP, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो आर्टिकल 31C है, अगर सरकार DPSP को लेकर कोई भी कानून लाती है या कोई पॉलिसी बनाती है और उसमें अगर जो फंडामेंटल राइट से कुछ उल्लंघन होता है तो मान्य होगा, वो वैलिड होगा, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन मेन चीज़ इसमें ये है कि संविधान, संसद के पास इतना पावर है, इसमें ये संशोधन किया गया है, इसमें इतना पावर है कि वो किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर और ये क्वेश्चनेबल नहीं होगा, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई भी कोर्ट में इसमें जा नहीं सकता है। यानी संविधान के पास इतना पावर है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकती है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। जब यहाँ पर इतना सब कुछ हुआ ना, तो सरकार ये सोची कि भाई इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, तो इसके जस्ट बाद ही इसी के अगेंस्ट 42वां संशोधन के अगेंस्ट में ही एक केस फिर आता है। उस केस का क्या नाम होता है? तो मिनर्वा मिल्स केस। जब मिनर्वा मिल्स केस आता है ना, उसमें 3 बातें बोली जाती है। कौन सी बात? और ये 1980 में आता है। उसमें ये बोला जाता है कि नहीं भैया रुक जाओ, इंदिरा गांधी सरकार रुक जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ये काम नहीं कर सकते कि मतलब आप कुछ भी अमेंड करो और जुडिशरी हाथ पे हाथ बैठी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशरी ने यहाँ पर अपना खेल खेला। क्या खेला? कि यहाँ पर जो सरकार को चैलेंज, जो भी कानून अगर आप लाते हो अमेंड करके, तो वो जुडिशरी में चैलेंज हो सकता है, जुडिशरी उसको इंटरफेयर कर सकती है, जुडिशरी बीच में आ सकती है। और इसी को बोला गया जुडिशल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी के पास जो जुडिशल रिव्यू पावर है, ये बोला गया इसमें कि ये जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और बेसिक स्ट्रक्चर को सरकार भी चेंज नहीं कर सकती है। इंदिरा गांधी सरकार ने फिर सर खुजलाया, बोले कि अरे भैया बेसिक स्ट्रक्चर में तुमने पहले बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं छीन सकते, अब ये जुडिशल रिव्यू कहाँ से आ गया? बोला नहीं, जुडिशल रिव्यू भी आएगा। तो बोला भाई खुल के पहले बताओ कि बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन में क्या क्या है क्या नहीं है। बोला कि वो तो बाद में मालूम चलेगा धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर जुडिशल रिव्यू का जो पावर जुडिशरी के पास है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। यहाँ पर फिर सरकार को खानी पड़ी मौके, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। देखिए जितना भी केस है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना, क्वेश्चन आपको मतलब नया क्वेश्चन मिलेगा।
अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सिंपल आपको डेट पूछा जाएगा। अगर आप थोड़ा ऊपर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। आप और भी लेक्चर देखेंगे, लेकिन सिंपल तरीके से ये समझाया जा रहा है, ठीक है। फाइनली क्या होता है, जब ये जुडिशल रिव्यू का जजमेंट आता है ना कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर जितने पढ़े लिखे जो लोग थे ना, सोचे कि जुडिशल रिव्यू अगर बेसिक स्ट्रक्चर में आता है तो क्यों ना जितना भी सरकार इससे पहले भी कानून जो लाई है उस कानून को चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, कि एक बार इसका भी जुडिशल रिव्यू हो जाए। रिव्यू मतलब क्या होता है, मान के चलिए कोई भी कानून अगर सरकार लाती है तो सही है गलत है, सरकार उसका जुडिशरी रिव्यू करेगी, न्यायपालिका उसको देखेगी ये सही है गलत है, ठीक है। इसी बोलते हैं रिव्यू, जुडिशल रिव्यू। तो यहाँ पर जो पिटीशन करने वाले जो लोग थे ना, पिटीशन डालने लगे कहाँ पर, जुडिशरी में, कि भैया आप जो है ना इससे पहले जो भी कानून लाए हैं उसका रिव्यू भी करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इतना सारे केसेस हो गए जुडिशल रिव्यू के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि ये तो थोड़ा बहुत सरकार के साथ भी गलत हो रहा है, पिटीशन करने वाले इतने सारे पिटीशन डाल दिए हैं हर एक मतलब छोटे छोटे कानून को लेकर, अब इतना रिव्यू करने पर, तो यहाँ पर अब जनता फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर इसी जस्ट बाद 1 साल बाद जो है ना वामन राव केस आता है 1981, इसमें ये बोला जाता है कि भैया जो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था उसके पहले जितना भी कानून आया उसमें ये वैलिड नहीं है जुडिशल रिव्यू, इसके बाद जो भी कानून आया 1973 बाद उसमें जुडिशल रिव्यू इसमें वैलिड है। इसमें ये बताया गया वामन राव केस में 1981 में, ठीक है। तो इसमें फिर से बताया गया कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना इसको ये जो है ना ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट या 368 इससे सुप्रीम है, इससे ऊपर में है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा स्टोरी था और इसके तहत इसको हम समझाने की कोशिश की है। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो आप इसको रिपीट से सुनेंगे, कहानी अच्छी है। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो हम टेलीग्राम में इसका नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।